ये तो साजिश है जो कि एक्ट की शक्ल में शहर पे नाजिल हो रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी। इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। इस सड़क पर जब फैसले होते हैं तो इसके नताइज पूरे पाकिस्तान तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। MQM पाकिस्तान, PSP, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, तमाम ऑपोजिशन सिंध में सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर चुकी है। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी भी दे दी है और 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तलब कर दी है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत उज़्मा से इस बल्दियाती कानून के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। आप सुओ मोटो कब लेंगे चीफ जस्टिस साहब? आपकी हुर्मत का सवाल है। आइन पर शब खून मारा जा रहा है। आपको किस दिन का इंतजार है? लोकल बॉडी निजाम को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंधु देश बनाने का इल्जाम लगाया गया, सिंधु देश मुसल्लत करने का इल्जाम लगाया गया। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। सरबराह MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को शदीद तंकीद का निशाना बनाते हुए ये दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी का ये इकदाम अवाम से उनके इदारे छीनने की साजिश है। वो इदारे जो कराची के शहरियों ने अपने टैक्स के जरिए अपने मुंतखब किए हुए मेयर, डिप्टी मेयर, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के जरिए बनाए थे, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। कराची के शहरी ये इजाज़त दें कि वो मुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन, महाजिर दुश्मन और सिंध के शहरी इलाकों की दुश्मन और खुली दुश्मन सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए जाए। सिंध के इस लोकल बॉडी निज़ाम के तहत अब मेयर का इंतखाब खुफिया होगा। इस हवाले से भी MQM ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारा खदशा ये है कि जो इन्होंने इस तरमीम में इंतहाई मशकूक शिक़ें शामिल की हैं कि पहली बात कि चेयरमैन का, मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और दूसरी बात कि कोई भी गैर मुंतखब आदमी उसको मुंतखब किया जा सकता है मेयर के तौर पर। तो ये अपने पैसे की, अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान की तरह पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी सिंध हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम को आड़े हाथों लिया, शदीद तंकीद की। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध के इस इक़दाम को खिलाफे आइन करार देते हुए इसे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। इस अमेंडमेंट को, इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं, आइन के खिलाफ समझते हैं, कानून के खिलाफ समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया तो खाकम बदहन एक ऐसा तूफान बर्पा होगा इस शहर कराची से कि फिर इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इंतहाई धमकी अमेज लहजे में सिंध हुकूमत को खबरदार करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर नौजवानों ने इस निज़ाम के खिलाफ मरने का फैसला कर लिया तो फिर क्या होगा। कि 1990 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है कि इस तरह का धमकी आमेज रवैया आप इख्तियार करें। ये नाज़रीन एक बार फिर आपको दिखाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के इस धमकी अमेज लहजे पर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना रद्द अमल दिया, जो अभी आप देख रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा नौजवानों के हवाले से पहले मुलाहिज़ा कीजिए। मुस्तफ़ा कमाल की इस धमकी आमेज लहजे पे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब का रद्द अमल बहरहा उतना ही संजीदा था। उन्होंने कहा कि ये 90 की दहाई नहीं है, ये 90 की दहाई का पाकिस्तान नहीं है। कि 1990 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है कि इस तरह का धमकी आमेज रवैया आप इख्तियार करें। ये वाला था ना, ये वो वाला आप कराची नहीं है।
इसी तरह पीटीआई के कैंप्स की भी यही सूरत हाल है। मेयर के इंतखाब को खुफिया रखने और गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने की इजाज़त देने के मामले पर अपोजिशन जमातें सिंध हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम को लेकर सियासी जमातें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रही हैं। सिंध का बल्दियाती निज़ाम 2001 से कंट्रोवर्शियल रहा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में कौमी हुकूमतों का तस्वुर पेश किया और इसको बल्दियाती निज़ाम से जोड़ा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तब उन इंतखाबात का बॉयकॉट किया, मगर पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने इसमें हिस्सा लिया। साल 2005 के बल्दियाती इंतखाबात से पहले जिला हैदराबाद को 4 अजला में तकसीम कर दिया गया। हैदराबाद सिटी को शहरी हुकूमत का दर्जा मिल गया। 2008 पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और उस पर कराची को 5 अजला में तकसीम करने के लिए दबाव था, मगर पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। नए बल्दियाती निज़ाम के लिए 2011 में मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात हुए, कोई नतीजा ना निकल सका। मुत्तहिदा हुकूमत से अलहदा हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1979 का बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया। MQM की शदीद मुखालिफत पर दोबारा 2001 का बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया गया और इससे सिंध में बैक वक्त 2 निज़ाम राइज हो गए। यूं सितंबर 2012 में पीपल्स पार्टी और MQM में इतफाक हो गया और सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 जारी कर दिया गया और इस ऑर्डिनेंस के तहत कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सखर लाड़काना को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया गया। दीगर सियासी जमातें इस निज़ाम की बहाली पर हुकूमत से अलहदा हो गईं और इसे सिंध के खिलाफ एक साजिश करार दिया गया और आज एक बार फिर ऑलमोस्ट डेजा वू ऑन द सेम इशू। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती निज़ाम को अपोजिशन जमातें ये अक्सर मुस्तरद कर रही हैं, सिंध के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों को इस निज़ाम से क्या शिकवा है, बात करते हैं MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर फरमाइएगा कि बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पीपल्स पार्टी ने बड़े बयानात दिए हैं। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो मुक्के लहराए कि वो वाला पाकिस्तान नहीं है मुशर्रफ वाला जिससे आप मुस्तफ़ीद होते थे। गनी साहब ने तो ये भी कहा कि अभी तो वो कुछ भी नहीं कह रहे जितना कुछ वो MQM के बानी यानी अल्ताफ हुसैन की तरफ इशारा जब वो थे तब भी वो बोल देते थे। अगले इलेक्शन से फरार चाहती है MQM। पीपल्स पार्टी का मांगना है नफरतें, लसानी बुनियादों के ऊपर तफरीक। एक बार फिर वही बातें उन्होंने कहा, उनकी दुकान खून रेजी पर चलती है, हम इनकी धमकियों में नहीं आने वाले। सर इस सूरत हाल के अंदर लग नहीं रहा कि कहीं कंसेंसस की तरफ बढ़ा जाएगा? ये कोटा सिस्टम MQM ने नहीं लगाया था, लिसानी तफरीक MQM की भी नहीं है। ये उर्दू लिसानी बिल MQM नहीं लाई थी, ना MQM उस वक्त थी, ना इस 12-13 साल में जाली डोमिसाइल के ज़रिए हमने किसी की 1.25 लाख नौकरियां नहीं छीनी है। बग़ैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 50 सालों में सिंध के शहरी इलाकों का कोई मैंडेट उसके पास नहीं रहा और 100% इख्तियार उसके पास है। यह है जमहूरियत। इस जागीरदाराना जमहूरियत के सुपुर्द करते हैं अपने शहर को, इसकी मईशत, माशरत, इसका अमन अमान, इसकी तामीर और तरक्की को जिस तरह आप बताइए, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या 2008 से पहले का कराची ऐसे ही था जो आज है? इस 2008 के बाद की कराची की जिम्मेदारी आप MQM पे लगाएंगी? MQM जिस दौर में रही है और उसके पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी रहा है, कराची शहर पे आज जितना भी और जैसा भी है उन्हीं अदवार में बना है जब MQM थी और काम कर रही थी। आज MQM के बनाए हुए इदारे, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, उस पर कब्जा करने की स्कीम लेके आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस पर बात ना की जाए, ये धमकी कहलाती है। आपके जराइम की लिस्ट बयान कर देना धमकी है। और जमहूरी तकाज़ों में जब ऐवान में जाली अक्सरियत है, कराची बाकी मांदा सिंध के बराबर की आबादी बल्कि ज़्यादा है। सिंध के शहरी इलाके आज सिंध की आबादी का 60% है, लेकिन आप मर्दमशुमारी में भी इनको बेनिफिट दिया जाता है। वोटर लिस्ट के ज़रिए भी, हल्का बंदियों के ज़रिए भी, जिन्होंने 50 साल ज़्यादती की है, जिनको एडवांटेज रहा है, जिनके लिए पे कोटा सिस्टम पंजाब में क्यों नहीं लगा? दही शही का, दही और शहरी का, वहाँ तो ज़्यादा देहात है सिंध के मुकाबले में। KPK में और बलूचिस्तान में क्यों नहीं लगा? वहाँ तो ज़्यादा देहात। एक लिसानी इतना बड़ा लिसानी सरबरा कभी नहीं आया पाकिस्तान की
पाकिस्तान की तारीख में जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसने अपनी एक लिसान के खातिर पूरे सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आपने सिंध को बार बार आप तकसीम कर रहे हैं। हमने तो सिंध दही और सिंध शहरी के लिए उनकी जगजहती बर्दाश्त बरकरार रखने के लिए, उनके दरमियान खलीज को पाटने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी है। अगर 1988 में MQM ना होती तो पीपल्स पार्टी की कभी वफाक में हुकूमत ना बनती। ये सच बोलना इनको इस कदर बुरा लगता है। क्या आपको नहीं पता कि करप्शन में जो दास्तानें इनकी हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं की बनी है? तो कहने दीजिए ना। ये जिस लहजे में बात कर रहे हैं, इसी लहजे से तो इन्होंने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया। बट मकबूल साहब, यू बीन इन एंड आउट फ्रैंकली स्पीकिंग। पीपल्स पार्टी आज इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की फिर बात कर रही है। टाउन सिस्टम जो मुशर्रफ के अंडर टाउन सिस्टम था वो तो आप लोगों को बहुत पसंद था। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्ट जो था उसमें तो 18 टाउन थे कराची के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाजिम थे, बाद हमने देखा कराची को 6 अजला के अंदर तकसीम कर दिया गया। लेकिन आज तो एक बार फिर जो MQM को निज़ाम पसंद था टाउन्स के ऊपर मबनी, वो तो एक बार फिर लाया जा रहा है। तो फिर आप लोगों को क्या गिला है? आपकी चाहत पर काम किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, वो हम चाहते भी थे, लेकिन खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये टाउन किस तरह बनाए जा रहे हैं भी अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, करना क्या चाहिए? हम तो खुद कहते हैं मकालमा होना चाहिए। हम तो एक पूरा हमने अपना नैरेटिव दे चुके हैं, जमा करा चुके हैं एक पोटेंट बल्दियाती निज़ाम का। आर्टिकल 140 ये तकाजा ये करता है, यानी 2000 जब ये 18वीं तरमीम आई है तो MQM ने डलवाया था। उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर का बल्दियाती निज़ाम एग्जिस्ट करता था। अब आर्टिकल 140 में लिखा हुआ है कि पहले से ज़्यादा बाइख्तियार, पहले से ज़्यादा वसाइल सियासी तौर पर, माली तौर पर और इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए। ये तकाजा है आइन का। आपने तो जो बल्दिया कराची की बल्दिया के पास थे इख्तियार, आपने सेहत के सारे अस्पताल वापस ले लिए हैं, मेडिकल कॉलेज हमारा बनाया हुआ वापस ले लिया आपने, आप तमाम स्कूल वापस लेने चाह रहे हैं, तो डिवॉल्व हुआ ये। और जो 2 चीज़ें दे रहने को कह रहे हैं आप, वाटर बोर्ड और वो किसने ली, किसने थी? पहले आपने 2 चीजें ली, 3 चीजें वापस ले ली। आपका डेवोल्यूशन किया। सर मैं आऊंगी कि इख्तियारात बहरहाल वापस ले ली गए, लेकिन सर वंस अगेन टाउन्स पे ये कानून अब कहता है, कानून में लिख दिया गया है कि 40,000 से 70,000 आबादी पे एक टाउन बनेगा। एक ऐसे सूबे में रह रही हैं जहां ये अंदाजा ही नहीं है कि हम पे इस 50 साल में बीती क्या है। यहाँ तो हल्का बंदियों में 6-8 गुने का फ़र्क है। एक जगह 25,000 तो एक जगह 5 लाख 8 लाख, इस तरह के हल्के बने रहे हैं। इसी तरह के टाउन्स बनेंगे जनाब। आपको कोई इनसे तवक्को है कि ये सिंध के शहरी इलाकों को सांस भी लेने देंगे? इनकी बदनीयती इस 50 साल में क्या इस्टेब्लिश नहीं हो गई है? जो इनकी नियत में इतबार करे, मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा कोई धोखा खाने को तैयार नहीं बैठा। पर आप ही बार बार एतबार करते थे, मगर खालिद साहब मैं दूसरे सूबे में ज़रूर बैठी हूँ, लेकिन यकीन माने कि दिल आप लोगों के साथ धड़कता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो आपका 30 लाख आबादी है उसकी, 20 टाउन तो इसके बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। लेकिन आपका तो बलोचिस्तान मलीर है ना, यानी कि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन उधर आबादी बहुत कम है। तो मलीर में तो आपके 70-80 टाउन बन जाएंगे इनके फॉर्मूले के मुताबिक, यानी कि पीपल्स पार्टी का मेयर तो हंसता खेलता सुकून से डांस करता हुआ पहुंच जाएगा इधर। इज दैट योर प्रॉब्लम? ये जो MQM है जो कि 40-45 साल से यहाँ की बल्दियाती हुकूमत जिसके पास रही है। अच्छा आप ये बताइए, जिस तरह वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, बल्दियाती भी तो हुकूमत है ना, शहरी हुकूमत। जी जी। तो जब वज़ीर आज़म अपना दौर पूरा कर लेते हैं, मुद्दत पूरी कर लेते हैं, तो एक अबूरी सेटअप आ जाता है। जब वज़ीर आला अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो अबूरी सेटअप चाहिए आपको। मेयर अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो अबूरी सेटअप क्यों नहीं आता है? ठीक है, कई साल कोई और बैठा रहता है, तो उसमें कैसे आती है अबूरी हुकूमत? जो हुक्मरान होते हैं और अपोजिशन उनकी मर्जी से आते हैं। इसी तरह का कोई सेटअप तैयार करें आप, हमारे साथ बैठें और लोगों को बैठाएं, और वाकई एक सिर्फ कागज़ों पे नहीं, एक वाकई एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम जिसके इख्तियारात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसी तरह जिस तरह
कि वफाकी हुकूमत को है और सूबाई हुकूमत को है। तो सर ये तो अब आप पेशकश प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मेरे प्रोग्राम में कर रहे हैं कि आइए बैठिए सर। वो तो कह रहे हैं डिस्कशन मार्जिन है, पहले दिन से कह रहे हैं। हमारे पास तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखा देती हूँ। नासिर शाह साहब कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं। तो ये वॉकआउट क्यों किया आप लोगों ने असेंबली के अंदर से? तरमीम पेश करते हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त बल्दियाती निज़ाम रख दिया, तैयार किया। वे तरमीम पेश करते ना सर, उसके ऊपर बहस कराते, इख्तलाफ अपना रिकॉर्ड के ऊपर लाते। व्हाई डिड यू वॉक आउट? नहीं जनाब, अब तो वहां पे तो बात ही नहीं करने दी गई। ये कहा जाता रहा आप डिबेट कर लें, हमारे साथ बैठ जाएं, अपोजिशन के उसके टीम के साथ बैठ जाएं, लेकिन इनके साथ बैठकर वक्त ज़ाया करना है, हम ये कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आर्टिकल 140A के मुताबिक, उसकी रोशनी के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक एक बल्दियाती निज़ाम दे दिया जाए पूरे पाकिस्तान को, खुसूसन कराची को, जो कि तबाह बर्बाद हो गया इस 13-14 साल में, उसको दे दिया जाए। हम इससे ज़्यादा का हमारा कोई मुतालबा मावराए आइन नहीं है, और ना ही किसी मावराए आइन तो मावरा आइन का तो गिला ही नहीं है ना मकबूल साहब। मसला ये है कि आप लोग वो कह रहे हैं कि ये कोई आसमानी सहीफा है नहीं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग बात करने की बजाय आप धमकियों पे और अदालतों का रुख करने की बात कर रहे हैं। आज आपने ललकारा पूरे निज़ाम को, आपका हक है, लेकिन अदालतों में तो मेयर के इख्तियारात से लेके मरदमशुमारी तक MQM बैठी हुई है। रिजॉल्व हो गए आपके इशूज सर, आप लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया, वो नहीं मिला ना। तो बात तो एंड ऑफ द डे पार्लियामान में बैठ के डायलॉग से होनी है। नहीं ये अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि हमने 12-13 साल इनके साथ इन्हीं मज़ाकरात में ज़ाया किए हैं? हमें अभी भी, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कह रहा हूँ, मकालमे के लिए हम तैयार हैं, मकालमे के लिए हम तैयार हैं। अपोजिशन के साथ, हमारे साथ, PTI के साथ, सबके साथ बैठ जाए। अगर जहाँ पर आपकी अक्सरियत है, आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको सूट करता है वो लाना चाहते हैं, उस पर भी बात हो सकती है। शहरी इलाकों के तकाजे अपने हैं, पूरी रिवायात अपनी हैं, सारे मामलात अपने हैं। यहाँ पर जमहूरियत, जागीरदाराना जमहूरियत के लिए गुंजाइश कम है, तो यहाँ के लोगों को भी ज़िंदा रहने दिया जाए। मकालमा हो सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन हमें नतीजा पता है। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कह रहा हूँ, हम तैयार हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप आर्टिकल 140A को सामने रखकर उसकी रूह के मुताबिक कर लें। जो चीज़ें आप यानी कि करना क्या है, आप भी बात करके देख लीजिए। करना यह है कि जो मुशर्रफ साहब के दौर में मिला हुआ था बल्दियाती निज़ाम, 18वीं तरमीम में पूरी कौम के साथ धोखा किया गया है। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए था, हमने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कर दी सूबे के अंदर। सूबों ने कोई चीज़ डिवॉल्व की नीचे, ख़ासतौर पर सिंध ने, बल्कि जो चीज़ें पहले से डिवॉल्व थी वो ले ली। आपको नहीं लगता कि गलत किया है उन्होंने? पहले ये सारी चीज़ें डिवॉल्व कर देना, इसके लिए किसी नए निज़ाम की ज़रूरत ही नहीं। कर दे, ऐलान कर दे कल। आप तो मजीद चीज़ें लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ ना, अस्पताल और ये अस्पताल और स्कूल लेके जा रहे हैं ना, तो इनकी नीयत सही होती तो क्यों ले जाते पहले से? उनको नहीं पता कि अब डिवॉल्व करना है जो चीज़, मजीद जो चीज़ें आपके पास है। वाटर बोर्ड, आप वाटर बोर्ड का टैक्स देती है, कराची वाले देते हैं सिंध गवर्नमेंट को, और पानी मांगते हैं मेयर कराची से। सीवरेज का टैक्स लेती है सिंध गवर्नमेंट, हम निकासी आप पे गालियां देते हैं मेयर को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब मेयर का काम थोड़ी कचरा उठाना, ये वजीर आला, वजीर बल्दियात का काम रह गया था। तो आपने देखा नहीं उसके बाद इस शहर का क्या असर हुआ है। आपकी बात सही है, डायलॉग्स के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वक्त का ज़िया है, ये आपको बता रहे हैं, लेकिन हम करने को तैयार हैं। ये इतनी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इस कानून के तहत पीपल्स पार्टी का मेयर ना भी बना तब भी वो सिंध हुकूमत के ताबे ही रहेगा, जो भी होगा। तमाम तर इख्तियारात ऊपर खींच लिए गए। लेकिन सर आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो तो मुशर्रफ का दौर, यानी कि मुकम्मल एब्सोल्यूट पावर्स की बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 129 अरब का पैकेज उनको मिला हुआ था, एक डिक्टेटर उनके पीछे मुकम्मल सियासी पुष्पनाई कर रहा था, पूरी पॉलिटिकल विल मौजूद थी, पूरे शहर में काम हो रहे थे, अंडरपास बन रहे थे, पुल बन रहे थे, सब कुछ हमने देखा। KMC
के पास आज भरा पैसा नहीं है। सो कराची के बल्दियाती अमूर को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, लोकल टैक्सेस की ज़रूरत है, ये जमा नहीं हो रहे सर। जब बात करते हैं हम लोगों से वो कहते हैं सर्विसेज हमें मिलती नहीं है, ये पैसा क्यों कर दें। सो ग्रांट से तो मामला मजीद नहीं चल सकता आगे कि इलेक्ट्रिक बिल में मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं 200 रुपए जो हैं वो हम माहाना लगाना शुरू कर देंगे। क्या ये हल है आपके नज़दीक? आप ये बताइए कि कराची के लोग तो टैक्स दे रहे हैं, जा कहाँ रहा है? ये जो अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है, आपको नहीं पता कि सिंध के बजट का 95% सिंध के शहरी इलाके देते हैं? उठा के देख लीजिए। यानी वो लोग जो 5% देते हैं वो 95% खर्च कर रहे हैं। इसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पाकिस्तान खामोश है, हैरान नहीं होता, परेशान नहीं होता, अपना सर नहीं पीट लेता। ये 50 साल से यही हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं है। और किस शहर के बारे में परेशानी नहीं है? जो वफाक को भी 65% दे रहा है। एक लियाकताबाद कई बड़े बड़े शहरों, लोअर मिडिल क्लास की बस्ती है, लियाकताबाद के दुकानदार पाकिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो बल्दिया चलाने के लिए कहाँ से फंड आएगा? कराची को फंड की ज़रूरत है क्या? ग्रांट की ज़रूरत है क्या? और ये जो आप बता रही हैं जितने अरब का जनाब, इसकी भी ये सही फिगर नहीं है। 129 अरब नहीं है। जिस ज़माने में जितना बाकी आबादी के लिहाज से यकीनन आपको कम लगता होगा खालिद महबूब सिद्दीकी साहब, नथिंग इज एवर इनफ, बट बहरहाल ये हैं ओरिजिनल फिगर्स। ये बात दुरुस्त है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो तो वो भी आपने, सिंध हुकूमत ने चाइनीज़ कंपनीज़ को अब आगे लगा दिया है कि अब KMC का काम वो करेंगी, कचरा वो उठाएंगी, पानी के लिए भी वाटर बोर्ड बना दिया गया, एडवर्टिजमेंट्स के लिए भी, चार्ज पार्किंग के लिए भी DMC को दे दिए हैं। तो सिंध हुकूमत ने तो KMC को टूथलेस कंगला कर दिया है। बट द फैक्ट रिमेंस सर कि आप दूसरी एक्सट्रीम की बात करते हैं, जिधर आप एक मुशर्रफ की डार्लिंग एरा की बात करते हैं। आई डोंट नो हाउ रियलिस्टिक दैट इज ईदर। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं, परसेप्शन तो ये भी है कि मुशर्रफ साहब के दौर में MQM ने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करवाई और जीत गई। भाई मुशर्रफ साहब के दौर में तो MQM सबसे ज़्यादा सीटें हारी उस वक्त तक की। मुशर्रफ साहब के दौर में हम प्यारे थोड़ी थे, MA में प्यारी थी। हमें तो 6 नशिस्तों तो कराची में पहले कभी तारीख में हम हारे नहीं थे, मुशर्रफ साहब के दौर में हारे। हारने के बाद भी साइज इतना था कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनती। अब की भी बुरी तरह हरवाया गया, लेकिन कुदरत के इंतजामात अलग हैं। हमें गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ा। आज 7 के बगैर भी वफाक की हुकूमत नहीं चल सकती है। तो ये परसेप्शन भी ख़त्म होना चाहिए कि मुशर्रफ साहब ने कोई बहुत बड़े एहसानात कर दिए इस शहर के ऊपर। ठीक है। अब आ जाए सबसे बड़े इशू पे, मेयर का इंतखाब डायरेक्ट वोटों से, यानी कि अब शो ऑफ हैंड से खुफिया रायशुमारी तक का ये जो सफ़र है, ये क्यों कर है? तारीख में पहली बार हो रहा है। आपके नज़दीक इसकी क्या मंतक है? ये पैसे फेंकने का तरीका आसान किया जा रहा है, लेन देन की सियासत पे इन्हिसार किया जा रहा है, क्या बात है? हम तो कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टीज़ पे मौक़िफ़ दे, अगर लाइव कोई सुन रहा है तो ज़रूर आके दे दे। इसका जवाब और मंतक नहीं हमें मिल रही। खुफिया में तो ये आप सेनेट का नहीं देखते हैं क्या रिजल्ट आए हैं? आप वहाँ नहीं देखा आपने वफाक में किसकी अक्सरियत है और किसका सेनेटर जीता? ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या ज़रूरत है उसकी खुफिया बैलेटिंग की? कि इनको क्या ख़तरा है? जनाब, ये काब शहर पर कब्ज़ा करने की साजिशों का इनमें से एक साजिश है। एक बार हो जाएंगे, रिजल्ट चेंज कर दिए जाएंगे, लोगों को रिश्वत दी जाएगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो इसको तो हम चैलेंज करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन और अदालतों ने नहीं दिया तो फिर ठीक है। जो चीज़ हमें लग रही है, अंदेशों पे ना जाया जाए इंसाफ मांगने। वो अंदेशे जिनकी पूरी तारीख है 50 साल की। सो चैलेंज करेंगे अदालतों में भी, सड़कों पे भी। सर, अभी तो जमात इस्लामी पूरे शहर में धरने दिए बैठी है सड़कों पे। एहतजाज का तरीका कार जो है वो तो अपना चुके हैं सड़कों का। अब अपना बताइए सर, क्योंकि GDA, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, PSP सब मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन आप सबका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने नहीं हमें नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? MQM क्या PSP से रब्ता करेगी इस हवाले से, जमात इस्लामी से करेगी? नहीं, हम तमाम सियासी एंटिटीज़ के पास जाएंगे, जो भी सियासी हैं, मसनूई तौर पे नहीं बनी हुई है, हर जगह जाया जा सकता है। बहरहाल दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे पास इस शहर का मैंडेट है, जितना छोटा कर दिया गया है फिर भी सबसे बड़ा हमारे पास है। तो हमें तो गैलरी के लिए नहीं खेलना है, इस शहर के मुस्तकबिल के लिए कदम उठाने हैं। तो हमने आज सारी चीज़ों का जायज़ा लेकर
हमें थोड़ी जल्दी है कि हम स्पेस घेर लें, बैनर्स लगा लें, वो बात करें जो कि हमने अपने दौर में जब हमें मौका मिला था हमने की ही नहीं थी। जमात इस्लामी ने कब सेंसस पे आवाज़ उठाई थी आज तक? हम तो उनको शुक्रिया अदा करते हैं ना कि चले आपने हमारे मुतालबों को गोद ले लिया है, हमारे वो गैर शरई मुतालबे चले आप आज भी कह रहे हैं, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, एहसानमंद हैं आपके कि आपने हमारे बहुत सारे मुतालबे जिनको आप गैर इस्लामी, गैर पाकिस्तानी, हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ कहते थे, आज आपने ख़ुद उससे सड़कें रंगीन की हुई हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है ना आज 11 तारीख़ को, मुश्तरका लाहे अमल के हवाले से, और फिर बढ़ेंगे। मैं तकरीबन 6-7 साल से कह रहा हूँ, अगर हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐवानों में भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आइन हमारा, कानून हमारा हमें इजाज़त देता है कि फिर हम रोडों पे आके अपने लिए इंसाफ मांगे। मगर खालिद साहब, अकेले ये काम करने से कुछ नहीं अचीव होना। आप कराची के अवाम के लिए, जिसको आप क्लेम करते हैं कि आपके पास नुमाइंदगी है, उनके लिए सबको मिलना होगा सर। आपको जो मसनूई भी लगे, आपका काम अब हिपोक्रिटिकल भी लगे, मुस्तफ़ा कमाल के पास जाएंगे आप कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान हाउस जाएंगे, आफाक अहमद के पास जाएंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार से मिलेंगे। अगर उनके लिए कराची के हम चले जाएंगे, हमें ये मसला नहीं है। कराची के अवाम के लिए उनके पास जाना क्यों ज़रूरी समझ रही हैं आप, ये बताइए। पीटीआई के पास तो यहाँ का मैंडेट है, अच्छा बड़ा है, जैसे भी है, जिस तरह का भी है। अब बाकी भी जो जनरल सियासी जमात है उनके पास भी जाएंगे, इनके पास भी चले जाएंगे, हमारे लिए ईगो का कोई मसला नहीं है। चलें, अच्छी बात है सर। सिंध हुकूमत ने तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। ये ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो गैर कानूनी तामीरात की रेगुलराइजेशन का फैसला करेगा। ये पंजाब में बुजदार साहब ने जो बनाया था उसके तर्ज के ऊपर ये काम किया जा रहा है, और इमारतों को गिराने का हुक्मनामा आज खुद नोटिस जो ये लिए जा रहे हैं, आपने देखा है कि इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। आप खैर मकदम करते हैं ये जो अब ऑर्डिनेंस की सूरत सब मिल के काम करना चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब को दे चुके हैं, अब साइन करेंगे आरिफ अलवी साहब? देखिए, दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि कराची में तो जो फैसले हुए हैं जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से, उससे कराची जो कि कराची इसलिए बड़ा अहम है, बार बार कहना पड़ता है कि फिर वो टैक्स दे रहा है ना, बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा है, हुब्बुल वतनी के तकाज़े पूरे कर रहा है। ऐसा उसकी कंस्ट्रक्शन की जो सनत है, तामीराती सनत बहुत बुरी तरह उसको परेशान हो चुकी है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है। तो कोई हमें उसको रेस्क्यू करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो अभी ये पीपल्स पार्टी ला रही है, उसमें मज़े की बात है कि MDA और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को उससे अलग रखा है। क्यों? क्या बहरिया टाउन की वजह से? इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जिस पे कि बात की जानी चाहिए और की जा रही है। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ आए, ऐसी छूट मिले, लेकिन आप जिम्मेदारियों को तयन भी तो करेंगे ना कि ये कौन लोग थे, कौन अफसरान थे, कहाँ के थे, इस शहर का फैसला करने वाले, क्या इस शहर के थे भी या नहीं थे? तो उन्होंने इन इमारतों की कैसे इजाज़त दी है? बिल्डर का भी क्या कसूर है? फिर तो आपने इजाज़त दी है, उसने बनाया, अच्छा बिल्डर ने भी मुनाफा कमाया, उन अफसरान ने रिश्वत कमाई, और वो लोग जिनको कि इजाज़तनामा दिखाया गया, आपने किनको नुकसान पहुँचाया? जिन्होंने धोखा दिया उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया अदालतों ने, जिन्होंने धोखा खाया उनको आपने डिमोलिश कर दिया। आप इस निज़ाम को डिमोलिश नहीं कर रहे जिसके लिए हम आपके पास गए हुए अदालतों में आर्टिकल 140A के हवाले से, और इसी तरह के जाली डोमिसाइल, 1.25 लाख जाली डोमिसाइल के हवाले से वो फैसले नहीं कर रहे आप। कराची तो इस वजह से डूब रहा है, तबाह हो रहा है। कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोज़गारी है, कहीं नौकरी नहीं है कराची वालों के लिए। अब बल्दियात में भी यकलिसानी नज़र आने लगा है, जहाँ से इनका एक मैंडेट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, दुरुस्त फरमा रहे थे कि असल कल्प्रिट्स के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा, आम आदमी को बेरोज़गार और बेघर किया जा रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे अहम तरीन मौजू पे। स्टे विद अस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। नाज़रीन, 8 नवंबर को कौमी असम्बली और 19 नवंबर को सेनेट से मंजूर होने वाला ये एक्ट
अब बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस कानून के तहत सहाफ़ियों को सोर्स ना बताने का हक हासिल हो चुका है। किसी भी फर्द या इदारे की जानिब से जबर, तशद्दुद, खौफ और हरासा, धोस धमकी और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा हर जर्नलिस्ट को। इस बिल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी और कौमी सलामती के कवानीन के नाम पर मीडिया प्रोफेशनल्स की पेशावराना सरगर्मियों को रोकने की रोकथाम की जाएगी। मीडिया मालकान, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स को मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड्स यानी कि मेयारात के तहत लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने के पाबंद होंगे। वक्त पर तनख्वाह देने के पाबंद होंगे मालकान, ट्रेनिंग देने के पाबंद होंगे मालकान और फील्ड में सेफ्टी ट्रेनिंग यकीनी बनाने के भी पाबंद होंगे। इस बिल के तहत सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़, शिकायत की आज़ादाना तफ्तीश और फौरी अज़ाले के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी और सिक्योरिटी के हक़ को यकीनी बनाया जाएगा। कोई शख्स या कोई इदारा ऐसा इकदाम नहीं कर सकेगा कि जिसमें किसी सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल के हक़ ज़िंदगी और हिफाजत की खिलाफ वर्जी हो और हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स की जबरी या रज़ाकाराना गुमशुदगी, अगवा या उठाए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देगी। इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि उनका हक़ राजदारी कोई शख्स, कोई अफसर, कोई एजेंसी, कोई इदारा पामाल ना कर सके। इस बिल के तहत कौमियत, नस्ली, मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाले और दहशत या तशद्दुद को भड़काने वाले मवाद पर पाबंदी होगी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बात लाजिम करार दी गई है कि ऐसे मवाद को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा कि जिसके गलत या झूठा होने का उनको इल्म हो, और जो ऐसा करने में नाकाम होगा उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। नाज़रीन, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स को धमकी, तशद्दुद, जबर के हवाले से किसी को भी कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। बिल के तहत कमीशन सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स की शिकायत पर हुकूमत खुफिया इदारे या अथॉरिटी से मालूमात हासिल करेगा, उनसे रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, डेटा या शवाहिद तलब करेगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये एक्ट अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। रियासत का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ये इक़दाम यकीनन हौसला अफजा है, अनडाउटेडली, मगर ऐन उस वक्त जब सदर मुमलिकत इस बिल पर दस्तखत कर रहे थे, ऐन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सर नारो की फैमिली अपने प्यारे की बाजियाबी के लिए अदालत से किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में मुदस्सर नारो की बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत हुई आज। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आती है। शीरी मज़ारी साहिबा, आप में एहसास है, रियासत में एहसास नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में एक बंदा लापता हो जाता है और रियासत का किरदार वो नहीं जैसे होना चाहिए। रियासत माँ के जैसी होती है मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही। लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द अमल अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि मुदस्सर नारो की अहलिया भी केस लड़ते लड़ते मौत की नींद सो गई। अब उनका बच्चा, जो कि नाजरीन अब यतीम हो चुका है, चीफ जस्टिस ने कहा कि अब उनका बच्चा उसका क्या है। रियासत ने इस बच्चे को मुतमईन करना है और अगर रियासत किसी को मुतमईन नहीं कर पाई तो रियासत उसकी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज, कोई प्यारा गायब हो जाए तो रियासत का रद्द अमल क्या होगा। पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी। रियासत का रद्द अमल आम शहरी के गायब होने पर भी यही होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को तो ये जिम्मेदारी लेना होगी, क्यों ना चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदारी बना दिया जाए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस का कहना था कि कॉम्पेंसेशन की रकम रियासत की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना अरकान क्यों ना अदा करें ताकि मामला ही हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी आधी ज़िंदगी नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमतों में गुजर चुकी है और ये उन्हीं का किया कराया है। सहाफ़ियों की गुमशुदगी, अगवा और उन पर हमलों की एक तारीख़ है इस मुल्क में। नाजरीन, कमीशन बने, इंक्वायरी टीमें बनी, तश्कील पाई, रियासत की यकीन दहानियाँ भी हमने सुनी, हमने देखी, मगर अनफॉर्चुनेटली आज तक ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, ना कमीशन की रिपोर्ट आम हुई, ना ही सहाफ़ियों पर हमलों और उन्हें अगवा करने वाले कौम के सामने लाए गए बेनकाब होए, लेट अलोन कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो। अगर खुशबख्ती से सलीम शहजाद कत्ल केस कमीशन की रिपोर्ट आ ही गई थी तो कमीशन की इस रिपोर्ट में भी मुल्ज़िमान की निशानदही नहीं की गई थी। और अब सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए कानून तो बन गया है,
खुदा करे कि इस कानून पर ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल दरामद हो, वगरना तो पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ पहले ही इसी का आईने पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। कहने को तो हुकूमत का बनाया गया ये बिल बहुत अच्छा है, एंड वंस अगेन आई रीइटरेट, हम इसका खैर मकदम करते हैं, मगर क्या करें, कराची में ख़ुदकुशी करने वाला फ़हीम मुग़ल वापस नहीं आ सकेगा। एंड उसका बार बार हमारे जहन में इसलिए आता है बिकॉज़ वो एक ऐसी मिसाल है कि जिसको अनएम्प्लॉय कर दिया गया और हालात के जबर ने उससे एक बहुत बड़ा फ़ैसला करवा लिया। इस तरह की कोई प्रोटेक्शन का जिक्र अभी भी नहीं है। मुलाहिज़ा कीजिए। जब हम बोलते हैं कि लोग बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके दबाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वुज़रा और अमीर अमीर लोग बोलते हैं तो बाज़ारों में रश कैसा है। आप बाज़ार की बात करते हैं ना, बिल्कुल लकी वन के सामने फ्लैट है अब्दुल्ला सेंटर, रात का 3:30-4 बज रहा है, सब सो रहे हैं अपने घरों में। एक महीना पहले अपने आईडी के ऊपर एक दरखास्त लिखी, इधर आइए, ये अली रज़ा भाई साफ़ी मौजूद है GTV के। क्या लिखी उसने, नाम है फ़हीम मुग़ल, आई नीड जॉब फ़हीम मुग़ल, अपना नंबर उसने लिखा। मैं बार बार कहता हूँ ना जॉब नहीं है, फिर क्या हुआ आए मैं आपको दिखाऊं। आइए, ये मैं उसके घर जा रहा हूँ, वो जॉब मांगता रहा कि मुझे नौकरी दे दो। बहुत बड़े पाकिस्तान के टीवी चैनल में नौकरी करता था, वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद अब उसके घर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो दुपट्टा है जिसमें उसने फंदा लगा के खुदकुशी की, यहां उसकी लाश लटकती रही। ये उसके मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सिर्फ मैं आपको कुछ सुनवाना चाह रहा हूँ। बेटा, आप लोगों ने किस तरह खाना खाते थे? एक ही हफ्ता नहीं खाते थे। सिर्फ सुनवाने का मकसद ये है कि एक बड़े टीवी चैनल पे काम करने वाला शख्स जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद वो रक्षा चलाता था। उसने अपनी इज्जत, रेपुटेशन, अपनी तालीम कुछ नहीं देखा, उसने रक्षा चलाया। 10 साल पुराना रक्षा उसको मिला, जो सोराबगुड़ पे JDC दस्तरखान लगा है उसके बराबर में इनका घर है। ये वहां से खाना लेकर आते थे। उसके बाद भी इनकी बेवा का कहना है हमारे घर में अक्सर फाके होते थे। मर गया। मैं उनकी मिसेज से पूछता हूँ, बहन कितने के मखरूज थे आपके शौहर? 70,000 रुपए का मखरूज था वो शख्स। 70,000 के पीछे ये वो दुपट्टा है जिसमें उसने खुदकुशी की, ये वो कैंची है जिससे पुलिस ने आके इस दुपट्टे को काटा। यकीनन आपने फ़हीम मुग़ल का सुना होगा, जो 5 बच्चों को यतीम कर गया है, उसको बेरोज़गार कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बेग करता रहा वो सबसे कि कोई नौकरी दे दे, मगर नौकरी ना मिली, फंदे से झूल गया, 5 बच्चों को यतीम कर गया। बट बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जो है मालकान की ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन जो दिन दिहाड़े हमें अगवा कर लेते हैं, हम पे अटैक कर देते हैं, उनको बेनकाब करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के तो बड़े डैमिंग रिमार्क्स हैं सर आप लोगों की हुकूमत के लिए, आप लोगों के ख़िलाफ़। आपने यकीनन सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि तमाम तर ज़िम्मेदारी लापता अफराद की वज़ीर आज़म और फेडरल कैबिनेट के ऊपर आयद होती है, क्योंकि आज रियासत हमें दिख नहीं रही, विजिबल नहीं है। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के जो अरकान हैं, बशमूल आप, रियासत का जो रिस्पॉन्स होता है मिसिंग लापता अफराद को बाजियाब करने के हवाले से पैथेटिक है। तो जज साहब तो बड़े दो टोक मौक़िफ़ उन्हें अख्तियार किया सर कि अगर आप जैसे लोगों का या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के प्यारे अगर गुम जाएं, कोई मसला पड़ जाए, पूरी स्टेट मशीनरी हरकत में आ जाती है। इधर आम आदमी के साथ ये क्यों नहीं होता? जिसको इस तरह के रिमार्क्स देने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि अगर 50,000 केस पेंडिंग है तो क्या हम कहें कि जुडिशरी बराह रास्त उसकी जिम्मेदार है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर जुडिशरी जो है उसका इंडेक्स पॉइंट इतना नीचे है पाकिस्तान में कि हमारा सारा जस्टिस सिस्टम ही उस पर हिल जाता है, उसमें क्या कोई इंडिविजुअल जजेस थोड़ी जिम्मेदार होता है। सिस्टम्स हैं, उनमें बेहतरी की जरूरत है। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने जितनी कोशिश की है मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज मेरा ख्याल है आपने आधे रिमार्क्स पढ़े, अदरवाइज उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है डॉक्टर मजारी को और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा इस सिलसिले में जो है वो काम किया है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ओवरऑल जुडिशरी को, जो अपने जजेस को रिमार्क्स में या तो पाबंदी लगा दें, नाम नहीं आए ताकि उनका, लेकिन ये है
कि इस तरह के रिमार्क्स प्रॉब्लम आ चौधरी साहब, मैंने आधे रिमार्क्स नहीं पढ़े, मुकम्मल पढ़े हैं। शीरी मज़ारी साहब को यकीनन उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी हसासियत को, और साथ ये भी कहा है कि यही हसासियत रियासत में होनी चाहिए जो दिख नहीं रही। तो शीरी मज़ारी साहिबा की अपनी हसासियत से तो हमने कुछ नहीं करना ना, हमें तो रियासत आगे चाहिए। सर, ये लापता अफराद के हवाले से एक मुसलसल इशू है। हर हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है और जब हुकूमत में आती है तो हम कुछ भी नहीं देखते। बहुत से सहाफ़ी हैं, 5-10 बड़े नाम तो ऐसे ही हैं जो हमने अभी पिछले 3 साल में देख लिए हैं सर, कि जो मुतासर हो गए हैं। तहस नहस जिनका हो गया है आपके दौरे हुकूमत में, तो खैर मकदम कर रहे हैं हम इस बिल का, मगर ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर लेफ्ट टू बी डिजायर्ड। डू यू अंडरस्टैंड कि मिसिंग पर्संस के केसेस ना होने के बराबर है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट फॉर टेकिंग द स्टेप्स के यहाँ पे मिसिंग पर्संस के केसेस बहुत कम है। और मिसिंग पर्संस में भी 2 तरह के मामलात हैं। इनमें बहुत बड़ा केसेस वो हैं जो लोग खुद बाहर चले जाते हैं और वो फिर बाद में डिक्लेयर हो जाते हैं मिसिंग पर्संस। तो इस वक्त जो गिरफ्तारियों में एजेंसीज में है उसमें कोई ऐसा नहीं। फिर आपने मुझे कहा कि आप 10 जर्नलिस्टों के नाम गिनवा देंगी जिनको इस हुकूमत ने तहस नहस कर दिया, तो पहले मुझे आप उन 10 जर्नलिस्टों के नाम बता दीजिए। मैं आपको गिनवा देती हूँ, आप भी इतने नन्हे नहीं हैं। आप जानते हैं तलत हुसैन को भी एयर स्पेस नहीं मिल रही, रऊफ क्लासरा को भी पिक एंड चूज करना पड़ता है, मतीन साहब को वो कहाँ बैठेंगे, उनकी तनकीद भी हर कोई नहीं ले सकता सर। नुसरत जावेद साहब जो हैं, अच्छा चलता फिरता शो करते हुए ऑफ एयर कर दिए गए, उनको भी कोई बर्दाश्त नहीं आज कर सकता। किस किस के नाम लूँ? दिन दिहाड़े आपकी हुकूमत के अंदर उठा लिया जाता है कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान को, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं होता वो इंटरनेशनल। वेयर डू यू वांट टू टेक दिस डिबेट? आई एम वंडरिंग सर, द प्रॉब्लम हियर इज कि कौन से स्टेप्स आपकी हुकूमत ले रही है जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? वंस अगेन ऐसे मैं खैर मकदम करती हूँ आपके इस बिल का सर, बट आपकी हुकूमत कौन से स्टेप्स ले रही है जर्नलिस्ट को मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि हमारे साथ ये ना हो? 8 इसकी जो बुनियादी तौर के ऊपर स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कमीशन का क़याम भी शामिल है जो कि इन तमाम शिकायत को, जिसमें मिसिंग पर्सनस, तशद्दुद या दूसरी चीज़ों में आती है, तो इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो इसकी तहकीकात कर पाएगा। इसके साथ साथ मालिकान को भी बाउंड किया गया है कि वो अपने सहाफ़ियों की इंश्योरेंस के लिए, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए काम करें, और इसके साथ साथ हुकूमत को भी बाउंड किया गया है कि वो लोगों से उनके सोर्सेज नहीं पूछ सकते, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और उनकी जो पेशावराना जिम्मेदारियां हैं उनके लिए उनके ऊपर इक़दाम किए गए। सो ये एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको तमाम ही सहाफ़ी बरादरी ने जो है वो वेलकम किया है। ठीक है सर, दैट्स वेरी गुड। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि अब ये नाम तो मैंने आपको बताया, ये कुछ नाम है सर, बिहाइंड द कैमरा तो और भी बहुत ज़्यादा नाम है जो हमारे सामने आते हैं इस हवाले से। बट सर क्विकली ऑल्सो ये भी बता दीजिएगा कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है कि सहाफ़ियों को जो निशाना आप बनाते हैं उनको भी सामने लाया जाए? नहीं, जो भी है वो सब तमाम जो तकरीबन यहाँ पे जो 90% वाक़यात हैं वो ट्रेस हुए, उनमें लोगों को सजाएं हुई हैं, उनमें लोग पकड़े गए हैं। 2-4% डेफिनेटली ऐसे हैं कि जो ट्रेस नहीं हुए। बाकी जो सहाफ़ियों की आप बात करेंगे, आप अपने टीवी से बात करें, नौकरी दे दें, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमें नौकरी भी नहीं दे सकता, रेटिंग्स भी मैं नहीं दिलवा सकता ना। सर आपको पता है ये रेटिंग्स की बात नहीं है सर, आपकी मासूमियत के सदके जा रही है पूरी कौम, मगर ये रेटिंग्स की बात नहीं है। लेकिन सर ये बिल के तहत सहाफ़ियों के ज़राए नहीं पूछे जाएंगे इसमें लिखा है, मगर बिल की शिक 6 में कई कदगनें भी लगाई गई हैं। क्या इससे क्या आज़ादाना सहाफ़त पर सवाल नहीं उठेंगे? जी, क्योंकि सहाफ़त जिम्मेदारी का भी नाम है जी, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते लोगों को आप ना फौज को, इस ना तरह से जुडिशरी को, फौज को। पाकिस्तान में तो खैर मजाक ही बन गया है, हम देखते हैं कि तमाशा लगा हुआ है इस अदलिया को, जो अपना, उसके बाद फौज को, उसके बाद तमाम लोगों को बदनाम करने का। अनफॉर्चुनेटली डेफेमेशन लॉज हमारे यहाँ है नहीं है, और जब इक़दाम हम करने की बारी आती है तो उस वक्त जो है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो इक़दाम होने नहीं दिए। उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो तो हैं और वो रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आगे बढ़ने की जरूरत है और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का फ्री मीडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान से ज़्यादा फ्री मीडिया इस वक्त दुनिया में बहुत कम जगहों पे है। इतना पाकिस्तान के अंदर तो मौज लगी हुई है कि फर्स्ट वर्ड से भी ज़्यादा फ्री है, क्योंकि यहाँ डेफेमेशन नोटिसेस नहीं है। बाहर तो आप छोटी सी बात करें आपको डेफेमेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो चूंकि अदलिया डेफेमेशन लॉज को इन्फोर्स करने में इतनी सीरियस नहीं है,
लिहाजा पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनको बहुत ही खुल खेलने की आज़ादी है जो बाकी दुनिया में नहीं। ठीक है। फवाद चौधरी साहब, आप यकीनन जानते होंगे पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात EVMs के जरिए करने का भी फैसला कर लिया। ये भी आज की बड़ी खबर थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में शिक शामिल करने की मंजूरी आज दे दी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर शिबली फराज की भी ज़ेर सदारत इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक बैनुल वज़ारती कमेटी का भी इजलास हो गया है। वफाकी हुकूमत ने EVMs और आई वोटिंग पर अमल दरामद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की माली, स्टोरेज, टेस्टिंग, लेबॉरेटरी समेत दीगर तमाम ज़रूरियात हुकूमत पूरी करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी 3 कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इन कमेटियों की सिफारिशात के बाद फुल कमीशन हुकूमत को अपनी राय से आगाह करेगा। आज ख़त्म हो गया, तशनगी रह गई है। इंशाअल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चौधरी साहब के भी बयानात आपके सामने लाएंगे और बात करेंगे महंगाई के हवाले से। बट दैट्स फॉर टुमारो, फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।